नमस्कार सर्व शिक्षक मित्रांनो, सभी शिक्षकगणों को मेरा नमस्कार। इस तासिका में हम पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र इस तासिका में जल इस पाठ पर हम आज की हमारी तासिका लेने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की तासिका। सवाल पहला, कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका जल विषय पढ़ाते समय विद्यार्थियों को मृत सागर के बारे में बताती है। वह स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति इसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। इस परिघटना का सबसे सटीक वैज्ञानिक कारण क्या है जिससे विद्यार्थियों को गहराई से समझना चाहिए? तो इसका उत्तर है पर्याय क्रमांक ए। मृत सागर के जल का घनत्व मानव के शरीर के औसत घनत्व से काफ़ी अधिक है, क्योंकि मृत सागर में नमक की सांद्रता लगभग 340 ग्राम प्रति लीटर होती है, जबकि होने से कारण जल का घनत्व बहुत बढ़ जाता है, जिससे मानव शरीर पर लगने वाला उत्प्लावन बढ़ जाता है और व्यक्ति डूबता नहीं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अल बिरूनी के विवरण को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से जब हम भारत में जल संरक्षण की ऐतिहासिक तकनीकों जैसे बावड़ियों की चर्चा करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्याय क्रमांक बी। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक स्रोतों की पहचान करने और उनके महत्व को समझने में सहायता करना। यह विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करता है कि इतिहास को जानने के लिए विदेशी यात्रियों के वृत्तांत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत हो सकते हैं और यह प्राचीन जल प्रबंधक कौशलों को दर्शाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3, जल के रासायनिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं, हम चारों को यहाँ पर देखते हैं। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। 4 अंश सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 3, बर्फ का घनत्व तरल के जल के घनत्व से अधिक होता है। और चौथा, जल का विशिष्ट ऊष्मामान उच्च होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्याय जो 3 नंबर का जो पर्याय दिया है ये यहाँ पर हमें गलत ढूंढना है और वही गलत है। इसलिए यहाँ पर पर्याय क्रमांक आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक डी जो है, बर्फ का घनत्व तरल जल के घनत्व से अधिक होता है, यह गलत वाक्य है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, क्योंकि बर्फ का घनत्व तरल जल से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। जमने पर पानी फैलता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न। एक ईवीएस शिक्षक प्रदूषित जल पर चर्चा करते समय बताता है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। जल में जैविक ऑक्सीजन की मांग बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है पर्याय क्रमांक सी। जल में कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन का अधिक उपयोग, क्योंकि जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा की जाती है। प्रदूषण बढ़ने से सूक्ष्म जीव अधिक ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे जलीय जीवों के लिए वह कम पड़ जाती है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 5वां देखिए, कक्षा में जल के बाष्पीकरण की अवधारणा को सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी होगी? तो आपके सामने 4 पर्याय रखे, जिनमें से पर्याय क्रमांक डी देखिए। विभिन्न सतह क्षेत्र वाले बर्तनों में जल रखकर धूप में छोड़ना और प्रतिदिन उसके स्तर का मापन करना, क्योंकि यह गतिविधि अवलोकन, मापन, अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालने जैसे उच्च स्तरीय प्रक्रिया कौशलों को शामिल करती है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का आप देख सकते हो इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक कितनी की तरफ? प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित तरुण भारत संघ नामक संस्था ने जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया है जिसने दड़की माई जैसे लोगों के जीवन को बदल दिया? तो पर्याय क्रमांक डी देखिए। पर्याय क्रमांक डी देखने के साथ आपको समझ में आएगा, पुरानी झीलों और जोड़ों का पुनर्निर्माण करके वर्षा जल संचयन को
बढ़ावा दिया है। राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस संस्था ने पारंपरिक जोड़ों को पुनर्जीवित किया है, जिससे भूजल स्तर बढ़ा है और सूखे क्षेत्रों में खेती संभव हुई है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न। जल से होने वाली बीमारियों के संदर्भ में मलेरिया के वाहक इसके नियंत्रण के लिए सुझाए गए उपायों के पीछे विज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है। अब हमें 4 कथन दिए हैं, चारों में से सही कथन हमें ढूंढना है। तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, पर्याय क्रमांक डी, ठहरे हुए जल पर तेल डालने से मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है। तेल की एक पतली परत पानी पर सतह पर तनाव बदल देती है और हवा का संपर्क तोड़ देती है, जिससे मच्छरों के लार्वा सांस नहीं ले पाते और मर जाते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ चलिए। पर्यावरण अध्ययन में जल विषय के अंतर्गत मानचित्रण कौशल को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, पर्याय क्रमांक सी देखिए। विद्यार्थियों को अपने पड़ोस के जल स्रोतों की स्थिति को, प्रतीकों और दिशाओं के साथ अंकित करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि वास्तविक स्थानों का मानचित्रण करने से विद्यार्थियों में सापेक्ष स्थिति, दिशाबोध और प्रतीकों के उपयोग की समझ विकसित होती है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। शीशा और पारा जैसी भारी धातुओं द्वारा जल प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी देखिए, सही सुमेलित जो है पारा मीनामाता रोग, यह युग्म यहाँ पे सही है, क्योंकि पारा युक्त औद्योगिक अपशिष्ट जल में मिलता है और मछलियों के माध्यम से मानव शरीर में पहुँचता है, तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला मीनामाता रोग पैदा करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते 10 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जल जैसे विषयों को पढ़ाते समय एकीकृत दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। तो पर्याय क्रमांक बी इसका उत्तर है। जल के विषय को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संदर्भों के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे दुनिया को टुकड़ों में नहीं देखते। इसलिए जल के वैज्ञानिक गुणों, उसके सामाजिक महत्व और संरक्षण को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 11। वर्षा जल संचयन के लिए उपयोग की जाने वाली पारंपरिक संरचना बावड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी विशेषता को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है। तो पहला ही उत्तर देखिए, पहला ही जो पर्याय है, पहला पर्याय आपके समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुमंजिला सीढ़ीदार कुएं थे जहाँ सीढ़ियों का उपयोग पानी तक पहुंचने और सामुदायिक मिलन के लिए किया जाता था। बावड़ियाँ न केवल जल संचयन का साधन थी, बल्कि वे स्थापत्य कला का नमूना और सामाजिक मेलजोल का केंद्र भी थी, जहां लोग ठंडी हवा का आनंद लेने बैठते थे। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। जल के घनत्व और तापमान के बीच संबंधों को प्रदर्शन के लिए एक प्रयोग में यदि हम बर्फ के टुकड़े को 0° वाले जल में डालते हैं तो क्या होगा। तो आपको याद रखना है, बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरेगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। जल के जमने पर इसकी क्रिटिकल संरचना के कारण इसके अणुओं के बीच खाली स्थान बढ़ जाता है, जिससे बर्फ का घनत्व 0.9167 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का घन होता है, जबकि पानी का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का घन होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पानी कहाँ से आता है पढ़ाते समय एक बच्चा कहता है पानी नल से आता है। शिक्षक के रूप में आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए ताकि बच्चे की अवधारणात्मक समझ विकसित हो सके। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को स्थानीय जल आपूर्ति केंद्र जैसा वाटर वर्क्स या पास के किसी बावड़ी तालाब के भ्रमण पर हमें ले जाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों को समझने में मदद करेगा कि नल केवल एक वितरण का साधन है, जबकि वास्तविक स्रोत नदियाँ या झील या भूजल है। तो इस तरह से पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आधुनिक युग में वर्षा जल संचयन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहां कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक डी देखिए, मिट्टी की सतह का कंक्रीट से ढक जाना, जिससे वर्षा जल का भूमि के भीतर रिसाव रुक गया है। शहरीकरण के कारण कच्ची ज़मीन खत्म हो रही है, जिससे पानी ज़मीन में नहीं जा पाता और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तथा भूजल का स्तर गिर जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते 15वें प्रश्न की तरफ। ईवीएस की एक पाठ्य पुस्तक में पानी की बर्बादी पर एक पोस्टर दिखाया गया है। इस पोस्टर के माध्यम से विद्यार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है? तो इसका जवाब है पर्याय क्रमांक सी। जल एक साझा संसाधन है और इसका उपयोग जिम्मेदारी और न्याय संगत तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक चेतना और संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का उद्देश्य रखता है, जो ईवीएस का एक प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 16वां प्रश्न, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रतिलोम परासरण तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जवाब है पर्याय क्रमांक डी। आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक डी। बाहरी दबाव का उपयोग करके जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ले जाना, क्योंकि सामान्य परासरण के विपरीत आरओ में उच्च दबाव लगाकर विलायक यानी पानी को साद्र घोल से शुद्ध पानी की ओर धकेला जाता है, जिससे अशुद्धियाँ झिल्ली के पीछे रह जाती है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को जल संरक्षण सिखाते समय खेजड़ी या रेगिस्तान ओक जैसे पेड़ों के उदाहरण देने का क्या महत्व है? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक डी में उसका उत्तर लिखा है। आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक डी। यह समझना कि कैसे कुछ पौधे अपनी जड़ों को पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहरा ले जाते हैं और तने में जल संचित करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान ओक यानी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और खेजड़ी जो राजस्थान में बच्चों को अनुकूलन की अवधारणा और जल के महत्व को समझाने में बेहतरीन उदाहरण है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। जल प्रदूषण की जांच के लिए लाइकिन को एक अच्छा संकेतन क्यों माना जाता है? हालांकि वे मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जवाब है पर्याय क्रमांक सी। वे जल निकायों के आसपास की हवा में मौजूद प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो जल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि लाइकेन वायु प्रदूषण विशेषकर SO2 के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। चूँकि जलीय चक्र और वायुमंडल जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति खराब पर्यावरणीय स्वास्थ्य को संकेत देती है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 19वां प्रश्न देखिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में पानी के साथ प्रयोग नामक पाठ पढ़ा रही है। वह खाली स्टील की कटोरी को पानी पर रखती है और फिर उसमें एक एक करके कंकड़ डालती है। वह क्या प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है? तो पहला उसका उत्तर है पर्याय क्रमांक ए, विस्थापित जल का भार और वस्तु के भार के बीच का संतुलन, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब तक कटोरी और कंकड़ों का कुल भार उनके द्वारा विस्थापित पानी के भार से कम रहेगा, कटोरी तब तक तैरती रहेगी। भार बढ़ते ही वह डूब जाएगी। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते पर्याय क्रमांक 20 की तरफ। वैश्विक जल संकट के संदर्भ में वाटर फुटप्रिंट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के खर्च किए गए कुल ताजे पानी की मात्रा। अब इस पर्याय क्रमांक बी में इसका जवाब दिया है। इसमें न केवल प्रत्यक्ष उपयोग शामिल है बल्कि अप्रत्यक्ष उपयोग भी शामिल है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे 21वें प्रश्न की तरफ। NCF 2023 के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार EVS के शिक्षण में स्थानीय से वैश्विक यानी लोकल टू ग्लोबल का जल के संदर्भ में क्या महत्व है? इसका उत्तर है पर्याय क्रमांक ए।
तो बच्चे पहले अपने घर और स्कूल में जल स्रोतों को समझें, फिर वैश्विक जल चक्र और संकट से जुड़े, क्योंकि सीखना हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। स्थानिक अनुभव बच्चों को बड़ी वैश्विक समस्याओं को समझने की आधारशिला प्रदान करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे 22वें प्रश्न की तरफ। जल शोधन की आसवन विधि का मुख्य दोष क्या है, जिसके कारण इसे घरेलू स्तर पर पीने के पानी के लिए उपयोग में इसका नहीं उपयोग किया जा सकता। तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, यह पानी में मौजूद आवश्यक खनिजों को भी हटा देती है, जिससे पानी का स्वाद और गुणवत्ता कम हो जाती है। तो आसवन से शुद्ध H2O प्राप्त होता है, लेकिन हमारे शरीर को पानी से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की भी आवश्यकता होती है, जो इसमें नहीं रहते। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। अत्यधिक वर्षा के कारण होने वाली बाढ़ के बाद अक्सर हैजा जैसी बीमारियों फैलने का प्राथमिक कारण क्या है उसका कारण हैजा फैलने का? तो बाढ़ का पानी सीवेज लाइनों और पेयजल स्रोतों को आपस में मिला देता है, जिससे जो पानी का प्रदूषण है वह बढ़ जाता है। हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है, जो मल दूषित पानी के माध्यम से फैलता है। बाढ़ स्वच्छता प्रणालियों को नष्ट कर देती है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते 24वें प्रश्न की तरफ। ईवीएस की कक्षा में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का विषय जल ही जीवन है रखा गया है। मूल्यांकन करते समय शिक्षक को किस मापदंड यानी क्राइटेरिया को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए? तो हमें पर्याय क्रमांक सी जो दिया है वह करना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा जल संरक्षण के प्रति दिखाई गई मौलिक सोच और रचनात्मक संदेश, क्योंकि ईवीएस में रचनात्मक और अवधारणा की समझ सबसे महत्वपूर्ण है, न कि केवल चित्रकारी का कौशल। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। कक्षा 3 की पुस्तक में छोटू का घर पाठ में जल के उपयोग को दिखाया गया है। यह किस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे की ओर संकेत करता है, जिसे शिक्षक को कक्षा में चर्चा करनी चाहिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक डी देखिए, जल की उपलब्धता और उपयोग में समानता तथा संसाधनों का साझा उपयोग, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह पाठ बेघर लोगों और संसाधनों के सीमित उपयोग की वास्तविकता को दर्शाता है, जिससे बच्चों में सहानुभूति और समानता के भाव पैदा होते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। जलीय परिस्थितिकी तंत्र में यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? तो आप यहाँ पर 4 पर्याय देख सकते हैं और यही हमारा उत्तर का भी पर्याय है। सबसे पहले जल में पोषक तत्वों की वृद्धि, शैवाल प्रस्फुटन, उसके बाद में ऑक्सीजन कमी और सबसे आखिरी जलीय जीवों की मृत्यु। तो 1, 2, 3, 4 ऐसा क्रम का है। तो सबसे आखिरी पर्याय देखो, पर्याय क्रमांक डी 1, 2, 3, 4 यही हमारा सही क्रम है। पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। जल के संबंध में स्थिर जल और बहता जल के बीच स्वास्थ्य संबंधी मुख्य अंतर क्या है, जिसे प्राथमिक स्तर पर सिखाया जाना चाहिए? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए, स्थिर जल मच्छरों के प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, जबकि बहता जल कम जोखिम भरा होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी जो है, पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते 28वें प्रश्न की तरफ। ईवीएस शिक्षण में कहानी सुनाने की विधि का उपयोग जल विषय के लिए क्यों प्रभावी माना जाता है? तो क्यों प्रभावी माना जाता है? तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, यह विद्यार्थियों को जल के संबंधित अमूर्त अवधारणाओं को उनके वास्तविक जीवन के अनुभव और भावनाओं से जोड़ने में मदद करती है। कहानियाँ सहानुभूति पैदा करती है और जटिल विषयों को रोचक और यादगार बनाती है, जैसे दड़की माई या अलबेरूनी की कहानियाँ। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 29वां प्रश्न। भारत के किन राज्यों में टांका प्रणाली का उपयोग वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जहां घर के आंगन में पक्का गड्ढा बनाया जाता है? तो यह 4 हमारे सामने राज्य दिए हैं। तो इसमें राजस्थान हमारा सही उत्तर है, पर्याय क्रमांक बी, क्योंकि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर और बाड़मेर में छत के वर्षा जल को पाइप के माध्यम से जमीन के नीचे टांका में संचित किया जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और आखिरी प्रश्न। जल के घनत्व के संदर्भ में एक उबला हुआ अंडा और एक कच्चा अंडा जब साधारण पानी और नमक के पानी में डाले जाते हैं तो उनके व्यवहार में
उनके व्यवहार के बारे में क्या सत्य है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक डी देखिए, पर्याय क्रमांक डी, दोनों प्रकार के अंडे नमक के संतृप्त घोल में तैरेंगे क्योंकि घोल का घनत्व अंडों के घनत्व से अधिक हो जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यहाँ पर पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र जो हम तासिका लिए उसके 30 प्रश्न यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। इसलिए आशा करता हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। रुकता हूँ, फिर मिलेंगे नई तासिका के साथ। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।